हेलो एंड नमस्कार। मैं धर्मेंद्र शुक्ला स्वागत करता हूं आपका आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सरकारी जॉब एकेडमी में। दोस्तों, आज हम एक ही वीडियो में सारे के सारे फंडामेंटल राइट को, मौलिक अधिकारों को एक बार में ही आपको पढ़ाएंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखें। आइए बात करते हैं किसकी, मौलिक अधिकार की। देखिए, मैंने हम पहले से ही एक डायग्राम बना रखा है और इसमें सारे के सारे मौलिक अधिकारों को मैंने लिख दिया है ताकि ज्यादा टाइम ना लगे। तो मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं। पहले आरंभ में 7 मौलिक अधिकार हुए करते थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा राइट टू प्रॉपर्टी यानी कि संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं जो यहाँ पे डायग्राम में मैंने बनाए हुए हैं। देखिए, जो पहला मौलिक अधिकार है वो समानता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 18 तक है। दूसरा जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है जो अनुच्छेद 19 से 22 तक है। तीसरा जो है वो शोषण के विरुद्ध है, ये है 23 से 24। चौथा जो है वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जो 25 से 28 तक है। पांचवा जो है वो सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार है जो 29 से 30। और जो छठा मौलिक अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है जो आर्टिकल 32 यानी कि अनुच्छेद 32 में दिया गया है। तो आइए अब इनको एक एक करके बात करते हैं। तो अगर हम समानता की बात करें, समानता के अधिकार की, तो इसमें 5 आर्टिकल हैं यानी कि 5 प्रकार की समानताओं की बात की गई है। तो पहली जो है वो है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में 2 चीजों की बात हुई है। एक तो कानून के समक्ष समानता, यानी कि सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान होंगे, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, ठीक है, या फिर किसी भी वर्ग का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, वो सब कानून के समक्ष क्या होंगे, समान होंगे। कानून के समक्ष समानता का जो प्रावधान है वो हमने यूके यानी कि ब्रिटेन से लिया है। दूसरा चीज है कानून का समान संरक्षण, मतलब अगर परिस्थितियां समान है तो सजा जो दी जाएगी वो समान दी जाएगी। अब से फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप 2 लोगों को लीजिए, एक छोटा सा बच्चा है 12 साल का और एक वयस्क व्यक्ति है, दोनों ने ही मर्डर किया है। तो उस समय परिस्थितियां दोनों के लिए समान नहीं है, क्योंकि जो छोटा बच्चा है वो कानून के बारे में बिल्कुल नहीं जानता है। तो उस समय उसको कानून के समक्ष समानता से नहीं डील किया जाएगा, बल्कि उसको डील किया जाएगा कानून के समान संरक्षण, मतलब उसको सुधार गृह भेजा जाएगा और जो वयस्क व्यक्ति है उसको मर्डर की सजा दी जाएगी। आप ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। कानून का समान संरक्षण जो है वो हमने यूएसए से लिया था। अनुच्छेद 15 की बात की जाए तो अनुच्छेद 15 ये कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ उसके धर्म, मूल वंश, उसके जाति, उसके निवास स्थान और चौथा जो उसकी लिंग है उसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब इसका समझिए, जैसे कोई व्यक्ति है, उसको किसी भी होटल, किसी भी पार्क या अन्य पब्लिक प्लेसेस जो है उसको इस्तेमाल केवल इन आधारों पर नहीं मना किया जा सकता है, चाहे वो धर्म हो, मूल वंश हो, जाति हो, लिंग हो, निवास स्थान हो, इन आधारों पर आप उसको उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। फिर अनुच्छेद 16 की अगर बात करें तो अनुच्छेद 16 बात करता है लोक नियोजन में समानता की, या लोक नियोजन में अवसर की समानता। अब लोक नियोजन थोड़ा सा एक टेक्निकल वर्ड है। लोक नियोजन का सामान्य अर्थ है सरकारी नौकरी में समानता की बात करता है, ठीक है। तो आप किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और उसके निवास स्थान के आधार पर उससे भेदभाव नहीं कर सकते, ठीक है। यानी कि अगर कोई सरकारी नौकरी का फॉर्म निकलता है तो सभी व्यक्ति उस पर फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी के लिए कंपटीशन में बैठ सकते हैं। आप ये ध्यान रखिएगा। हालांकि कुछ मामलों में या कुछ लोगों के लिए सरकार ने आरक्षण की व्यवस्था की है, क्योंकि सामाजिक रूप से वो इतने, सामाजिक और आर्थिक रूप से वो इतने पिछड़े रह गए कि उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। जैसे आप देखोगे अभी करंट में एक ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए आरक्षण की बात की गई है। उससे पहले ओबीसी का आरक्षण था, एससी एसटी का आरक्षण था, महिलाओं को आरक्षण है, विकलांगों को आरक्षण है। तो इस आरक्षण की जो व्यवस्था की गई है वो की गई है अनुच्छेद 16 के अंतर्गत, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। अगला है अस्पृश्यता। 17 में दिया गया है अस्पृश्यता का अंत, मतलब किसी भी प्रकार की छुआछूत पूर्णतः वर्जित है। ये एक एब्सोल्यूट राइट है, पूर्ण अधिकार है। आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पूर्ण अधिकार है या एब्सोल्यूट राइट है, वो है अनुच्छेद 17। इसके लिए संविधान में प्रोविजन है कि संसद जो है कानून बना सकती है, और संसद ने नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 बनाया भी है।
आप ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकता है कि इसके अंतर्गत सरकार ने कौन सा कानून बनाया है। तो नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, ठीक है, जो SC/ST प्रोटेक्शन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। चलिए आगे आते हैं हम, फिर आते हैं बात करते हैं उपाधियों का अंत। ये दिया गया है अनुच्छेद 18 में। तो कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की उपाधि नहीं धारण कर सकता। से फॉर एग्जांपल, जैसे आप देखोगे पहले राय बहादुर, राय दुर्लभ, महाराजा धीराज, ऐसी टाइप की उपाधियां बिल्कुल प्रोहिबिटेड हैं। बिल्कुल भी ऐसी उपाधियां नहीं धारण की जा सकती। हाँ, इसमें दो एक्सेप्शंस है। दो एक्सेप्शंस कौन सी हैं? शिक्षा और सेना। शिक्षा की उपाधि आप धारण कर सकते हो, सेना की उपाधि आप धारण कर सकते हो। से फॉर एग्जांपल, अगर मैं शिक्षा की उपाधि की बात करूं, जैसे डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है, अपने आगे नाम के आगे लोग डॉक्टर लगाते हैं, इंजीनियर लगाते हैं, तो इस प्रकार की उपाधियां धारण की जा सकती है। दूसरी सेना की उपाधि, जैसे कर्नल, लेफ्टिनेंट, ये सारी चीजें उपाधियों के अंतर्गत नहीं कंसिडर की जा सकती। तो ये उपाधियों के अंत में अपवाद आप मान सकते हैं। बाकी जितने भी उपाधियां हैं वो इसमें शामिल की जा सकती हैं। ठीक है। अच्छा, भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री, ये जितने भी अवार्ड है ये उपाधियां नहीं है, ये एक प्रकार के सम्मान है, इसलिए इनको आप रख सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। हालांकि इस पे भी एक डिस्प्यूट हुआ था, वो कभी मैं चर्चा करूंगा बाद में। अभी हम बात करते हैं, आइए अब हम बात करते हैं किसकी? स्वतंत्रता के अधिकार की, यानी कि अनुच्छेद 19 से 22 तक का। अभी हमने बात की किसकी? समानता के अधिकार की। अब हम बात करेंगे स्वतंत्रता के अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार में 4 प्रकार के मुख्य रूप से अधिकार है। 5वां एक जोड़ा गया था 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा, उसकी भी बात हम करेंगे। तो अनुच्छेद 19 जो है, इसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, आपको ध्यान में रखना है। कौन कौन सी? पहली तो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने और अपने आप को प्रदर्शित करने की स्वतंत्रता है इसमें। अब इसमें बोलने की आजादी जो है, बोलने की आजादी में भाषण की आजादी आ सकती है आपकी। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में मतलब आप अपने आप को किसी प्रकार से व्यक्त कर सकते हो। जैसे जैसे आप अपने आप को फिल्म के माध्यम से प्रेजेंट कर सकते हो, आप अपने आप को कार्टून के माध्यम से बता सकते हो, आप पेंटिंग के माध्यम से बता सकते हो। तो ये सारी आजादियां जो आती हैं वो वाक एवं अभिव्यक्ति की आजादी के अंतर्गत आती है। ठीक है। देखिए, 2 आजादियां आप ध्यान रखिएगा। एक तो प्रेस की स्वतंत्रता, इसी के अंतर्गत आती है। एक झंडा फहराने की स्वतंत्रता, इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है। तो झंडा फहराने की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता इसी के अंतर्गत आती है। दूसरी है सम्मेलन की आजादी, जो 19B में है। ठीक है। ये क्या है? इसमें दोस्तों है क्या कि जैसे आप कोई भी संगठन बनाना चाहते हो, आप कई लोग मिलके एक साथ एक कोई पार्टी बनाना चाहते हो, कोई संगठन बनाना चाहते हो, तो वो आजादी किसमें दी गई है? 19 में ही दी गई है, 19(1)B में। फिर तीसरा है, माफ कीजिएगा, सम्मेलन की आजादी थी। 19B में क्या है? सम्मेलन की आजादी है। तो आप कोई भी सम्मेलन करना चाहते हैं, सभा आयोजित करना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं बी के अनुसार। और सी में संगठन बनाने की आजादी है। क्या है? संगठन बनाने की आजादी, पार्टी, वही जो बात हमने की है। चौथा जो है वो विचरण की आजादी है। भारत में आप कहीं भी विचरित कर सकते हैं, आप कहीं भी घूमने जा सकते हैं। हाँ, कुछ प्रतिबंधित क्षेत्र हैं, वहां पे आप नहीं जा सकते हो, वो रिस्ट्रिक्शंस है आपके लिए। ठीक है। चौथा, इसके बाद है ई में निवास की आजादी है। भारत की किसी भी जगह में एक्सेप्ट कुछ रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, जैसे आदिवासी वगैरह, जनजाति वगैरह क्षेत्र है, वहां पे आप नहीं बच सकते हो। बाकी आप भारत के किसी भी क्षेत्र में जाके बच सकते हो। ये आपकी अनुच्छेद 19(1)E के अंतर्गत आजादी है। और इसके बाद दोस्तों व्यवसाय की आजादी है या व्यापार की आजादी है। आप अपने मन पसंद का व्यापार कर सकते हो। हाँ, कुछ व्यापार जो है वो प्रोहिबिटेड है, जैसे आप शराब की बिक्री नहीं कर सकते हो, है ना, चरस नहीं बेच सकते हो। ऐसे कुछ व्यापार है जिन्हें भारत सरकार ने लाइसेंस निर्धारित किया है, वो लाइसेंस लेके आप बेच सकते हो। ठीक है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 20 की बात करें तो अपराध दोष सिद्धि के समय आजादी की बात हो रही है इसमें। तो इसमें आपको 3 प्रकार की आजादी है। पहला तो है दोस्तों, पहला क्या है? आपको उसी अपराध के अंतर्गत सजा दी जाएगी जो उसी कानून के अंतर्गत आपको सजा दी जाएगी जो उस समय एग्जिस्ट कर रहा है। मतलब आपने अगर आज अपराध किया है तो आपको आज उस अपराध के लिए कानून में जो सजा होगी वही मिलेगी। अगर कल कोई नया अनुच्छेद बनता है, कोई नया कानून बनता है और उसमें अपराध की सजा चेंज होती है, तो आपको उस अपराध से सजा नहीं दी जाएगी। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्स पोस्ट फैक्टो, नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ध्यान रखिएगा आप, है ना। यानी कि पीछे जाके आपको सजा नहीं दी जा सकती है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है।
दूसरा, डबल जीओपार्डी, एक अपराध के लिए दोहरी सजा का प्रावधान नहीं है, एक अपराध के लिए आपको एक ही बार सजा मिलेगी। और तीसरा जो है वो दोस्तों, वो स्वयं के विरुद्ध साक्ष्य देने से मनाही है। आपको आपके विरुद्ध गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये अनुच्छेद 20 के अंतर्गत आपकी स्वतंत्रता है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है। आपको आपके प्राण और आपकी जो आजादी है वो केवल और केवल कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही ली जा सकती है, अन्यथा नहीं। ठीक है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने एक बैग की तरह इस्तेमाल किया है और इसके अंतर्गत बहुत सारी आजादी प्रदान की है। जैसे अगर मैं बोलूं कुछ आजादी, जैसे स्वच्छ एवं प्रदूषण रहित वातावरण में रहने की आजादी, स्वच्छ जल की आजादी, सोने की आजादी, ठीक है, ऐसी बहुत सारी आजादी दी गई है, एक लिस्ट है। ठीक है, या राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई, है ना, सूचना के अधिकार की आजादी, ये सारी आजादी किसमें दी गई है? अनुच्छेद 21 में आपके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की आजादी में दी गई। फिर दोस्तों एक है अनुच्छेद 21A, इसमें दिया गया है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। मतलब जो राज्य है वो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा क्या कराएगा? उपलब्ध कराएगा। और इसको जो जोड़ा गया था वो 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया था। आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद दोस्तों अनुच्छेद 22 है। 22 में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण है। गिरफ्तारी का मतलब जब आप अपराध करते हो उसके बाद जब आपको गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तारी है। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपराध करने का प्लान बना रहे हैं और पुलिस को अगर पता चल जाए तो वो उनको गिरफ्तार कर सकते हैं, वो है निरोध। मतलब प्रिवेंटिव डिटेंशन, इसको इंग्लिश बोलते हैं, प्रिवेंटिव डिटेंशन। अपराध होने से पहले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने को निरोध बोला जाता है। ठीक है, तो उस समय जो है 3 प्रकार के संरक्षण प्राप्त हैं। पहला तो है कि गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। आप पूछ सकते हो पुलिस वाले से कि क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है, ये आपको अधिकार है। दूसरा, आपको गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर आपको नियरेस्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट या नियरेस्ट न्यायालय में आपको प्रस्तुत किया जाने का अधिकार है। हाँ, इसमें यात्रा का समय काट लिया जाएगा। और तीसरा, आपको अपने मनपसंद विधि व्यवसायी या वकील करने का अधिकार आपको अनुच्छेद 21-22 के अंतर्गत दिया जाता है। तो ये दोस्तों रही क्या? स्वतंत्रता का अधिकार। अब तीसरा हम बात करेंगे किसके? शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो अनुच्छेद 23 और 24 में है। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है? मानव दुर्व्यवहार एवं बालात श्रम प्रतिबंधित है। मानव दुर्व्यवहार से तात्पर्य यहां है किसी भी प्रकार के मानव की खरीद फरोख्त, ठीक है, किसी भी प्रकार का देवदासी प्रथा हो या फिर किसी भी प्रकार का बधुआ मजदूरी हो या किसी प्रकार के मानव की खरीद फरोख्त हो, ये सारी चीजें क्या है? प्रतिबंधित है आर्टिकल 23 के तहत। मतलब मानव के साथ जितने भी दुर्व्यवहार किए जाते हैं वो सारे सारे प्रतिबंधित हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 24 में बाल श्रम का निषेध है। मतलब 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप किसी भी प्रकार के काम में नहीं लगा सकते। पहले क्या था दोस्तों? पहले था कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप कारखानों में या खदानों में काम पे नहीं लगा सकते, लेकिन अब वर्तमान में है कि 14 वर्ष तक के बच्चों को आप किसी भी जगह काम पे नहीं लगा सकते। हाँ, अगर कोई घरेलू व्यवसाय है तो उसमें मैक्सिमम 3 घंटे तक कार्य कराया जा सकता है, वो भी स्कूलिंग आवर के बाद। ठीक है, और दूसरी चीज है कि सुबह 8 बजे से शाम को 7 बजे तक ही उससे कार्य कराया जा सकता है, उसके बाद नहीं। अगर कोई बाल कलाकार है, जैसे टीवी वगैरह में काम कर रहा है, तो उसको अधिकतम 4 घंटे तक काम कराया जा सकता है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। अब हम बात करते हैं किसके? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक दिया गया है। अनुच्छेद 25 में है अंतःकरण की आजादी। अंतःकरण की आजादी का मतलब है कि आप अपनी अंतर आत्मा के हिसाब से अपना धर्म अपना सकते हो, उसको अनुसरण कर सकते हो। अनुसरण मतलब उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, जो भी आपके रिचुअल्स होते हैं वो कर सकते हो। और तीसरी चीज, आप उसको क्या कर सकते हो? प्रोपागेट कर सकते हो, मतलब उसके प्रचार प्रसार में सहयोग कर सकते हो। ये है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 26 क्या कहता है दोस्तों? कि धार्मिक संस्थान की स्थापना एवं प्रबंधन। मतलब आप अपने हिसाब से, ठीक है, जो भी धार्मिक संस्थान की स्थापना करते हो उसका आप प्रबंधन भी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, फिर इसके बाद 27 कहता है कि राज्य किसी विशेष धर्म पर की प्रगति के लिए किसी अन्य धर्म पर कोई कर नहीं लगाएगा। मतलब आपको किसी विशेष धर्म की बढ़ोतरी के लिए आपको कर नहीं देना पड़ेगा। ये अनुच्छेद 27 में ये वर्जित है।
अनुच्छेद 28 में राज्य द्वारा वित्त पोषित जो भी संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा पूर्णतः प्रतिबंधित है। ध्यान रखिएगा, राज्य द्वारा वित्त पोषित संस्थान में धार्मिक शिक्षा प्रतिबंधित है। हाँ, धर्म की शिक्षा आपको दी जा सकती है लेकिन धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, ये आपको ध्यान में रखना। धर्म की शिक्षा मतलब वहां पे धर्म के बारे में पढ़ाया जा सकता है लेकिन वहां पे गीता, कुरान या अन्य प्रकार के धार्मिक ग्रंथ की शिक्षा पूर्णतः नहीं दी जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर बात करते हैं किसकी, अनुच्छेद अगला अधिकार है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार, जो है अनुच्छेद 29 से 30 में। अनुच्छेद 29 में दिया गया है कि व्यक्ति अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने का पूरा अधिकार है। ठीक है, और 30 में दिया है दोस्तों कि व्यक्ति अपनी भाषा, लिपि एवं संस्कृति, कोई भी वर्ग हो सकता है वो, उसको बचाने के लिए वो किसी भी संस्थान की स्थापना कर सकता है तथा उसका प्रबंधन कर सकता है। ये है संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार। इसके बाद आते हैं किसमें, अनुच्छेद 32 में, जो अंतिम मौलिक अधिकार है और सबसे इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार है। इसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा एवं हृदय भी कहा है, ये इतना इंपॉर्टेंट है। और यह है मौलिक अधिकारों को प्रवर्तित कराने का अधिकार। मतलब मौलिक अधिकार अगर आपके हनन होते हैं तो आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं, उच्च न्यायालय जा सकते हैं और आप उनको प्राप्त कर सकते हैं, और ये प्राप्त करना भी आपका मौलिक अधिकार है। ठीक है, आप ये ध्यान रखिएगा। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत 5 प्रकार के, ठीक है, और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट 5 प्रकार के रिट इशू करता है। वो कौन से हैं, पहला है हैबियस कार्पस, जिसको हिंदी में बोलते हैं हम बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा है मैंडामस, जिसको परमादेश बोला जाता है। तीसरा है आपका क्वो वारंटो, जिसको बोला जाता है दोस्तों क्या, अधिकार प्रेक्षा। चौथा है प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिषेध, और पांचवा है उत्प्रेषण यानी कि सर्शियोरेरी। ये 5 प्रकार के रिट जारी कर सकता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत। तो ये सारे जो हैं आपका क्या है, मौलिक अधिकार हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको ये रिट के बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।